नमस्कार। आप नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी देख रहे हैं और मेरे साथ स्टार जर्नलिस्ट विजय संघवी हैं। विजय संघवी जी को हमने इसलिए बुलाया, मैं मेरी सूची में तो विजय संघवी साहब थे क्योंकि ये अ, धीरे से इन्होंने अपने को उस पब्लिसिटी वाले जर्नलिज्म से दूर कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसे जर्नलिस्ट जो मशहूर हुए हैं, जिन्होंने समाज के ऊपर कहीं न कहीं असर किया है, उनमें विजय संघवी साहब हैं, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? मैंने उसी दिन विजय संघवी साहब को फ़ोन किया। विजय संघवी साहब, मैं आपसे बातचीत करूँ जर्नलिज्म को लेकर के या दूसरे विषयों को लेकर के, और परिचय में जो आपके लिखा है कि आपकी ख़ासियत अखबारों में एडिट पेज लिखकर, न्यूज़ भेजकर, वो आपका एक काम था प्रोफेशनल। लेकिन जो सबसे खास काम था, जो सबसे खास परिचय है आपका, वो ये कि आपने लगभग 16 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। पर इन सारे सवालों पे आने से पहले मैं विजय संघवी जी का जर्नलिज्म कैसे शुरू हुआ, जर्नलिज्म की जर्नी आज जहां पहुंची है, उसमें क्या खट्टा मीठा अनुभव आया या कौन से पथरीले कटीले रास्ते आए, उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूं, जो आप बताएं। मैं जानता नहीं हूं, लोग भी नहीं जानते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और 1942 में वो जेल में भी गए हुए थे। 9 महीने तक डीपी मिश्रा के साथ में रहे थे और उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मैंने इंजीनियरिंग का स्टडी किया, लेकिन मेरा मन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ज़्यादा था, इसलिए मैं जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ तो मैं बम्बई आ गया और बम्बई में मैंने प्रजातंत्र नाम का गुजराती पेपर ज्वाइन किया जी। और वहीं से मेरी शुरुआत हुई 1961 जनवरी से। उसके बाद में 1 साल के बाद में मुझे जन्मभूमि ग्रुप मिला। जन्मभूमि का इतिहास भी ये था कि वो फ्रीडम फाइट के एक का इंस्ट्रूमेंट बन के बाहर आया हुआ था, अमृता सेठ ने बनाया हुआ था। तो मुझे बड़ी उत्कंठा भी थी और मुझे इच्छा भी थी कि मैं इसी तरह के पेपर में काम करूं, इसलिए मैं वहाँ पे चला गया। जी। और वहाँ पे मुझे जॉर्ज फर्नांडिस मिल गए। अच्छा। और जॉर्ज फर्नांडिस उन दिनों के अंदर सिर्फ ट्रेड यूनियन वर्कर थे, लेकिन उनकी जी। दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। और 67 में जब उन्होंने कहा कि विजय, मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो मतलब मेरा क्या रोल है? तो उन्होंने कहा तुम मेरे पॉलिटिकल एजेंट बनोगे। मतलब क्या बात। जर्नलिज्म और पॉलिटिकल एजेंट, ये दो बात। बोले नहीं, तुमको मुझे जिताना है। तो मैं उनका पॉलिटिकल एजेंट बन गया और 67 के इलेक्शन के अंदर एस.के. पाटिल को हम लोगों ने हराया। हाँ, और तब से बहुत मशहूर चुनाव, बहुत मशहूर चुनाव बहुत था। मशहूर चुनाव था। और उसमें मैंने जब कहा उनको कि हम एक ही सवाल पे सवाल उठा, ये इलेक्शन लड़ेंगे, तो बोले कौन सा? बोला तुम्हारे जो एरिया है तो साउथ दिल्ली है, साउथ बॉम्बे है, और साउथ बॉम्बे में जॉर्ज फर्नांडिस का नाम इज हेट्रेड, इट इज नॉट लाइक्ड। बोले क्यों? बोला तुम तो बसें बंद करवा देते हो, तुम फैक्ट्रियां बंद करवा देते हो, तो वो गुजरात के लोगों को कैसे पसंद आएगा? लेकिन उनको हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 24 घंटे पानी देंगे और पूरा पानी देंगे। तो उन्होंने कहा विजय ये दे नहीं सकते हम। मैंने ये कब कहा कि हम देंगे? हम क्या देने का प्रयत्न हाँ। करेंगे, इतना ही कहना है। हमने ये नहीं कहना कि हम देंगे, हमने कहना हम देने का प्रयत्न करेंगे। और उस बेसिस के ऊपर हम इलेक्शन जीत गए। तो जब ये कांग्रेस नेताओं को ये लगा कि ये आदमी बहुत डेंजरस है, यहाँ पे बम्बई में नहीं रहना चाहिए, तो जन्मभूमि ने मुझे ऑफर दी। उन दिनों के अंदर मैं संदेश नाम का अहमदाबाद का पेपर था, उसकी संडे की स्पेशल एडिशन बॉम्बे के लिए जो निकलती थी, उसका एडिटर था। और मैं जो चाहता था वही लिख सकता था। इसीलिए जन्मभूमि ने मुझे ऑफर दी कि तुम दिल्ली जाओ। शांतिलाल शाह जो चेयरमैन थे सौराष्ट्र ट्रस्ट के, वो भी चुन के आए हुए थे। तो उन्होंने कहा मुझे भी ज़रूरत है, तुम चलो वहाँ पे। मैं तो जानता था कि शांतिलाल शाह अपने किसी व्यक्ति को अपने पास में नहीं रखते, वो मुझे कैसे रखेंगे। लेकिन जॉर्ज बम्बई जा रहा है, बम्बई से दिल्ली जा रहा है, ये सोच के मैं भी आ गया।
और यहाँ पे आने के बाद में दोनों की दुनिया अलग अलग हो गई। मैं जर्नलिज्म में मशगूल हो गया और जॉर्ज फर्नांडिस अपने पॉलिटिक्स में हो गए। तो उन दिनों में जॉर्ज फर्नांडिस एक बार मुझे चंद्रशेखर के पास में लेके गए थे और चंद्रशेखर को मैंने एक सवाल किया। वो सवाल के बाद में वो जवाब देने के बदले उन्होंने कहा कि 8 दिन के बाद में आना, और 8 दिन के बाद में मैं पहुंचा। उसके बाद में उनके साथ में घरोबा हो गया। मैत्राचारी तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो मित्र किसी को नहीं बनाते। घरोबा हो गया। वो विश्वास रखने लग गए कि ये सही बंदा है और इसके ऊपर विश्वास रखता हूँ, और यहाँ से मेरी मंजिल शुरू हुई, यहाँ से मेरा कारवा आगे बढ़ने लग गया। और उसके बाद में जो हुआ, इसके पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जी कि 1964 के अंदर मनूबेन गांधी जो महात्मा गांधी की पौत्री थी और महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस वक्त में उनके साथ में थी। उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी को सरदार पटेल मिल के गए। उसके बाद में उन्होंने कागज के ऊपर कुछ लिखा और वो कागज अपनी जो बैठे हुए थे वो आसन के नीचे दबा के रख दिया। तो जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई, उसके 3 दिन के बाद में वो कागज मिला। तो कागज के अंदर महात्मा गांधी ने अपने हाथों से रिजोल्यूशन लिखा था कांग्रेस पार्टी का विसर्जन करने का। तो 1964 में उन्होंने नेहरू को लिखा था कि आप मेरे यहाँ आइए तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कागजात आपको देना चाहती हूँ। उन दिनों के अंदर वो मेट्रो थिएटर के सामने मोरारजी मेंशन हुआ करता था, उसमें रहती थी, चौथी मंजिल पे। और मनूबेन गांधी का मेरा परिचय मेरे गांव से हुआ था, महुआ। वो वहाँ पे टीचर का काम करती थी। अच्छा। तो टीचर का काम करती थी। उन दिनों के अंदर मैं बम्बई से महुआ गया क्योंकि मैंने कॉलेज बनवाया था वहाँ पे, इसलिए गया। तो मेरे दोस्तों ने कहा, एक जो पार्क में गए हम, तो पार्क के अंदर बड़ा कुआं था। कुएं के अंदर उन्होंने कहा कि इसमें जंप लगा दे। मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता। तो बोले हम लोग है, तू आज तैर ले। तो मैंने कपड़े उतार के जंप लगा दिया। तो उन्होंने मुझे बचा के बाहर निकाला। तो मनूबेन गांधी दौड़ती हुई आई। वो अपने केजी के बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रही थी। उन्होंने आके मुझे डांट लगाना शुरू किया कि तुम बेवकूफ़ हो, बिल्कुल तैरना नहीं आता और पानी में कैसे कूद पड़े। मैंने दोस्तों के सहारे जीना मैंने सीखा हूँ, इसलिए दोस्तों के सहारे मैंने कूद लिया। लेकिन तब से हमारी दोस्ती हो गई। और जो बम्बई आई तो बम्बई के अंदर नेहरू को बुलाया। तो नेहरू को बुलाने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाना। तो मैं वहाँ पे पहुँचा और मैं और धनुभाई मेहता मेरे फोटोग्राफर थे, दोनों पहुँचे। तो लिफ्ट जैसे चौथी मंजिल पे आई तो थोड़ी लड़खड़ा गई। तो नेहरू जी भी थोड़े लड़खड़ा गए। वो सहारा ढूंढ रहे थे। तो मैंने आगे बढ़ के अपना कंधा दिया। उन्होंने अपने कंधे पे हाथ रख के हम लोग 20 कदम उनके फ्लैट तक चले। वो फोटोग्राफ दूसरे दिन जब अखबार में छपी, मेरे अखबार में जन्मभूमि में, तो मैं बहुत खुश हो गया। और यहीं से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जर्नलिज्म की शुरुआत हुई। ये भाई बहुत शानदार शुरुआत हुई, और ऐसे लोग कम हैं जिनकी शुरुआत मनूबेन गांधी या जवाहरलाल नेहरू जी के अनुभवों के साथ शुरू हुई हो। पर मैं जानना ये चाह रहा हूं कि नेहरू जी से लेकर के या नेहरू जी के बाद हिंदुस्तान की राजनीतिक जिंदगी बहुत घटनाओं से भरी रही। उन घटनाओं की रिपोर्टिंग उस समय अखबारों में कैसी होती थी और आप कैसी करते थे? ऐसा था, सारी घटनाओं को हम गुजरात के वाचकों को किस तरह से पेश कर सकते थे, ये मेरा ध्यान रहता था। और इनके अंदर मैं ये ध्यान रखता था उसमें व्यक्तिगत टिकाई ना आए, सिर्फ इवेंट्स के बारे में आए, इसके ऊपर मैंने बहुत ध्यान रखा। और एक है कि आप इंडियन लैंग्वेज पेपर में काम करते हैं तो आपकी थोड़ी सी वक़्त कम हो जाती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो लैंग्वेज है, पॉलिटिकल लैंग्वेज, वो अंग्रेज़ी है। हर एक प्रांत से आने वाले सब लोग हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा जानते हैं या अंग्रेज़ी भाषा में ही व्यवहार करते हैं। और इस वजह से दिल्ली के अखबारों में अगर कोई एक लाइन भी छप जाए तो परेशान हो जाते हैं। आप भाषाई पत्रों के अंदर उनका पूरा पेज लिख दीजिए तो उनको कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो दूसरे लोग पढ़ नहीं सकते। इसलिए
ये एक डिसएडवांटेज है हमारा भाषाई पत्रों में काम करने वालों का। तो उसको कैसे ओवरकम करना पड़ेगा, कैसे दोस्ती होगी, इसके लिए मुझे 1-to-1 रिलेशनशिप बनाने पड़े। जी इसमें ऐसा हो गया कि कई सालों तक लोगों को यही नहीं पता था कि मैं कौन से पेपर के लिए काम कर रहा हूँ, कौन सी पत्रिका के लिए काम कर रहा हूँ। सिर्फ उनको इतना पता था ये विजय है, पत्रकार है। कुछ लोग ये मानते थे कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करता हूँ, कुछ लोग ये मानते थे कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करता हूँ, कुछ लोग मुझे एजेंसी का आदमी समझते थे। किसी को पता नहीं था। जैसे मुपनार या अतुल्य घोष, ऐसे लोग भी थे जो, चंद्रशेखर जी को यही पता नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। वैसे मोहन धारिया गुजराती पढ़ लेते थे तो कभी कभी उनको सुना देते थे कि विजय ने ये लिखा है। तो इसी से मेरी पहचान बनाने की कोशिश की मैंने 1-to-1। और ये स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे, रात को 10-11 बजे तक पहुंचते थे। उन्हीं दिनों मेरी शादी हुई थी। आप नहीं मानेंगे, 4 साल तक मैंने घर के अंदर डिनर नहीं खाया। अरे और बाहर ही खाते थे? और बाहर नहीं, बाहर क्या, वो यूनाई के अंदर जाके डोसा खा लेते थे। अच्छा। जी जी जी। और उन्हीं दिनों के अंदर ये मित्र बहुत बन गए। 1978 में जब ताजमहल होटल शुरू हुई तो उनके मचान किचन में जाके मैं बैठ जाता था, एक सूप का ऑर्डर करता था। एक सूप उन दिनों के अंदर 10 रुपए का मिलता था। मेरे साथ में सीके अरोरा, सैयद सिद्दीकी और प्राण सब्रवाल होते थे। हम चारों एक एक सूप ऑर्डर करते थे, तो चारों को एक एक बास्केट ब्रेड की मिलती थी और मक्खन सारा मिलता था। उसी के ऊपर हमारी जिंदगी रात बीत जाती थी। विजय और साहब, मैंने सवाल, जी जी जी, मैंने सवाल दूसरा पूछा था। मैंने सवाल ये पूछा था कि वो घटना, वो दिन हलचल भरे थे जहां से भारत की राजनीति धीरे धीरे करवट ले रही थी, और करवट ले रही थी जिसमें जवाहरलाल जी के बाद शास्त्री जी आए, शास्त्री जी के बाद इंदिरा बाद जी में आई। इंदिरा जी आई। इस जी, तो इस दौर की पत्रकारिता कैसी थी? इस दौर की पत्रकारिता पीपुल्स पत्रकार जर्नलिज्म था, पॉलिटिकल जर्नलिज्म था, या पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म था, या ना जिस ना तरीके से पॉलिटिकल, आज होता है एक कैंपेन था? ना वो कैंपेन नहीं था, वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म था। उन दिनों के अंदर पॉलिटिशियंस है, जर्नलिस्टों से बहुत डरते थे। और एक लाइन भी अगर छप जाएगी तो परेशानी हो जाएगी, ये ख्याल रख के वो करते थे। आज की तारीख में किसी को कोई डर नहीं है। आप चाहे अखबार में जितना चाहे, उन दिनों के अंदर अंग्रेजी अखबार के अंदर अगर 2 लाइन छप जाए तो परेशानी हो जाती थी। नेहरू जी खुद उठ के आके एक्सप्लेनेशन देते थे कि ये मैंने नहीं किया, ये गलत बयानी है। मुझे याद है कि ब्लिट्स के अंदर एक लाइन छपी हुई थी, वो एक लाइन के ऊपर नेहरू जी 7 दिन तक उसका खुलासा देते रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी अखबारों के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके जहन के अंदर ये रहता था कि अखबार के अंदर ठीक से आया है कि नहीं है। और हम पॉलिटिकल इवेंट्स को ही रिप्रेजेंट लिखते थे, हम पर्सनल व्यक्तियों के बारे में कभी कुछ नहीं लिखते थे। और मैंने ये देखा, उन दिनों के अंदर भी देखा था, उसके पहले भी देखा था कि अखबार के अंदर रीडर को पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उनको सोशल ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। इसलिए मैं उसके ऊपर ध्यान रखता था कि ये पॉलिटिशियन को ह्यूमन की तरह से कैसे पेश किया जाए। तो ये जो जर्नलिज्म था इंदिरा गांधी के जमाने में कैसा था? क्योंकि इंदिरा गांधी के आपकी जब ज़माने, चंद्रशेखर, नहीं मैं क्यों पूछ रहा हूँ इंदिरा गांधी के जमाने में, क्योंकि सबसे घटना भरे दिन, मैं युद्ध को छोड़ दूं शास्त्री जी के जमाने का, वो एक दूसरी तरह की रिपोर्टिंग हो जाएगी, वार रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन इंदिरा जी के जमाने में मुरारजी भाई थे, इंदिरा जी थी, चंद्रशेखर जी थे, हरियाणा का वो कांग्रेस का अधिवेशन था, शिमला का अधिवेशन था, हिंदुस्तान की राजनीति एक नया चेहरा ले रही थी, बैंकों का नेशनलाइजेशन था। और उस दौर में आप चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत जी के काफी नजदीक के मित्र थे। आपने जो रिपोर्ट किया या लोगों ने जो रिपोर्ट किया, वो रिपोर्टिंग आपको आज की रिपोर्टिंग से
कितनी अलग लगती है और कितनी साख वाली क्रेडिबल रिपोर्टिंग लगती है। नहीं नहीं, उन दिनों के अंदर हमारा हमारा मकसद होता था कि हम सिर्फ फैक्ट्स को पेश करें। जैसे इंदिरा जी ने 1969 के अंदर मोरारजी देसाई को हटाया, उसका रीज़न ये था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनकी हार हो गई थी। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के चुनाव के अंदर उन्होंने जगजीवन राम का नाम रखा था, और मुझे पता था कि मोरारजी देसाई ने इंदिरा जी से बात करते हुए कहा था, मुझे पता लगा था कि इंदिरा जी से बात करते हुए मोरारजी देसाई ने कहा था कि जगजीवन राम ने 10 सालों से टैक्स का रिटर्न नहीं भरा है, उसको हम प्रेसिडेंट का कैंडिडेट कैसे बना सकते हैं। और इंदिरा गांधी की आर्गुमेंट ये थी कि ये बैकवर्ड क्लासेस से, ये हरी दलित क्लास से आ गए हैं, तो उनको प्रेसिडेंट बनाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की इज्जत बनेगी। ये दोनों के बीच में जो हुआ, उसके बाद में इंदिरा जी, चौहान जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ में वोट किया था, उनको निकालना चाहती थी। लेकिन डीपी मिश्रा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि मैं जब बचपन में बड़ा हो रहा था तो कांग्रेस के हैसियत से, और मेरे पिताजी उनके साथ में जेल में थे, इसलिए वो कई बार घर पे आया करते थे सीपीएन बेरार के होम मिनिस्टर के हैसियत से। तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि बेटे महाभारत पढ़ा कर, जब तक महाभारत नहीं समझेगा तब तक में भारत की राजनीति को तुम समझ नहीं पाओगे। तो डीपी मिश्रा के साथ में मेरे ये गरबा के संबंध हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि इंदिरा जी ने जब चौहान को हटाने की बात कही, तो उन्होंने ही इंदिरा गांधी से कहा कि चौहान को हटाओगे तो बाकी के सब लोग टूट पड़ेंगे, इसलिए तुम मोरारजी को हटाओ, मोरारजी को हटाने से कोई आगे नहीं आएगा, आगे कोई। तो इस तरह से वो निकाला गया। ये अब बातें अंदर की बातें थी, उसको इस तरह से हम पेश नहीं कर सकते थे। लेकिन इंदिरा जी मोरारजी को हटा देगी, ये बात मैं 18 तारीख को लिख सका था, 18 जुलाई को, और मोरारजी को उन्होंने 19 जुलाई को हटाया। तो ये स्कूप था आपका? ये स्कूप तो ऐसे ये बहुत आपका सारे स्कूप थे, ऐसे जैसे बैंक कुछ और नेशनलाइजेशन का बताइए भी स्कूप था, बैंक जी। कैसे? नेशनलाइजेशन का भी स्कूप था। जी क्योंकि वो जब बैनर बना अपने बेंगलोर के सेशन के लिए जा रहे थे, तो चंद्रशेखर जी ने वो स्ट्रेट थॉट लिखवाए थे, उसको टाइप करने वाला मैं था। वो टाइप करके उनके हाथ में दिया, उन्होंने वो इंदिरा जी को दे दिया था। तो मुझे पता था कि वो स्ट्रेट थॉट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, और वो इंदिरा जी कहे उसके पहले ही मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दी। जब इंदिरा जी हार गई तो वो इस्तीफा देना चाहती थी प्रधानमंत्री पद से, लेकिन चंद्रशेखर ने जाके उनको समझाया क्या इस्तीफा देके लड़ने से, लड़ना है तो लड़ के मरो, ऐसे मत मरो, तुम हार जाओगी और क्या होगा। तो इसी तरह से उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की शकल बदल दी थी, और वीवी गिरी को एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया था। और मुझे अभी तक याद है कि उन दिनों के अंदर हाउ टू स्टील ए मिलियन पिक्चर देखने गया हुआ था मैं। तो जब मैं जी शाम जी को, जी जी और मैं रात के 9 बजे के शो में ही जाया करता था, क्योंकि मेरी शादी तभी तभी हुई थी नज़दीक में, तो हम लोग रात को जाते थे। उस दिन मैं 6 बजे चला गया था, और ये 8 बजे फैसला आया पार्लियामेंट्री बोर्ड का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये कुछ मूव होगी। और दूसरे दिन जब इंदिरा गांधी ने भोपाल में अपना प्लेन खड़ा करके वीवी गिरी को इस्तीफा दे के चले जाने के लिए कहा, तो मैं समझ गया कि अब क्या खेल होने वाला है। इसमें ऐसा है कि पॉलिटिशियन के साथ में जैसे डीपी मिश्रा, चंद्रशेखर जी और जगजीवन राम जी, ये लोग एंटीसिपेट करते थे कि अब क्या होगा, अब विरोधी क्या करें। तो उनका ध्यान इसके ऊपर रहता था कि आने वाली इवेंट्स के ऊपर, इसने क्यों किया, ये इसके ऊपर ध्यान रखते थे, वो क्या किया उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते थे। और यही बात मैंने डीपी मिश्रा जी से सीखी थी कि यू सीक द आंसर टू व्हाई, नॉट व्हाट। इसलिए आई वॉज एबल टू रिमेन अहेड ऑफ अदर्स प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस, कि इंदिरा जी ने बैंक नेशनलाइजेशन किया तो क्यों किया, और मोरारजी को हटाने को जस्टिफाई करने के लिए बैंक नेशनलाइजेशन किया या क्यों किया। तो तो इसीलिए ये मैं, सारी जो जी 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 आप पूरा बोलिए। कीजिए। नहीं नहीं, आप पूरा कीजिए इस सेंटेंस को। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसलिए हम एंटीसिपेट करते थे कि अब आगे क्या होगा। कि जैसे ये अब जुलाई के अंदर अब दिखाई पड़ रहा था कि अब ये इंदिरा जी
कांग्रेस पार्टी को में स्प्लिट करवा के जो राइट विंगर्स है उनको हटा देगी, ये साफ दिखाई पड़ रहा था। ये जुलाई में दिखाई पड़ रहा था, जो नवंबर की 9 तारीख को हुई बात। मैं विजय भाई आपकी इस बात से ये समझ पा रहा हूँ कि आज के जर्नलिस्टों को ये समझना चाहिए कि वो जितना ज्यादा पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के पास रहेंगे उतना ज्यादा उनको आने वाली घटनाओं की झलक मिल जाएगी और वो चाहें तो उसको डिजाइन करके, उसको एंगल दे करके उसकी सच्चाई को परख के रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको इन लोगों की नजदीकी का मुझे लगता है काफी साथ मिला, लाभ जिसकी मिला है। वजह से आपने बड़े बड़े स्कूप किए हैं। नहीं नहीं, ये बात सही है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ में दोस्ती कर ले, उनका काम भी कर दे, लेकिन उसके ये वजह नहीं है कि उसको तुम आपके जर्नलिज्म में आने दे। दोस्ती अपनी जगह पे है। कोई चंद्रशेखर जी ने गलत काम किया तो उसको क्रिटिसाइज करने की हिम्मत भी थी। तो आपने ऐसा किया क्या? वो रिपोर्ट बताइए जो चंद्रशेखर जी को आपने क्रिटिसाइज किया हो। नो, चंद्रशेखर जी ने जब शहाबुद्दीन को बिहार से, शहाबुद्दीन था नाम उनका, हाँ शहाबुद्दीन जी का ही नहीं दिया टिकट, तब उसको क्रिटिसाइज करने वाला मैंने रिपोर्ट लिखा था। और कई लोगों ने जाके चंद्रशेखर जी को शिकायत भी की। तो चंद्रशेखर जी ने ये कहा कि वो जर्नलिस्ट है, वो विजय बाद में है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये चंद्रशेखर जी का बड़प्पन था। अब मैं ये पूछता हूं कि आप के साथ जो एक बड़ा तमगा जुड़ा हुआ है, बड़ी टैगलाइन जुड़ी है कि आपने देश के 16 प्रधानमंत्रियों को कवर किया, उनको नजदीक से देखा। तो मुझे उन 16 प्रधानमंत्रियों का विश्लेषण बताइए, एनालिसिस बताइए कि इनमें क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, जिसको आपने उनके साथ रह करके देखा और किसको आपने रिपोर्ट किया, किसको आपने इग्नोर किया। नहीं, मैंने ये रिपोर्ट किया इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा। उसके बाद में चंद्रशेखर जी के रिपोर्ट में मुझे थोड़ी सी दिक्कत पड़ती थी, क्योंकि मेरे उनके संबंध जाने हुए थे, इसलिए उनके पास में रहते हुए भी मैं इसमें दूसरा ऐसा है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना आना चाहिए। अगर आपने मुझे कोई बात कॉन्फिडेंस में बता दी तो आपके हित में है या नहीं है उसका सवाल नहीं है, लेकिन वो मेरे हित में है या नहीं है। क्योंकि आज अगर मैं रिपोर्ट कर दूंगा तो कल आपका मेरे पे विश्वास उठ जाएगा, ये मुझे डर रहता था। इसलिए कई सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जिनका मैंने रिपोर्ट नहीं किया, जानते हुए कि ये घटनाएं बहुत ही बड़ा स्कूप दे सकती है, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया। ये वाक्य इंदिरा जी के साथ में कई बार हुए। जब आपने सवाल पूछा कि मेरी दृष्टि में सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर या मैं सबके नज़दीक किसके रहा, इंदिरा गांधी के ज़माने में 1969 से लगा के 75 तक बहुत सारी इवेंट्स हुई, और उतनी इवेंट जितनी हुई है उतनी इवेंट्स और किसी ज़माने में नहीं हुई है जी। अब इंदिरा जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और अपना पद संभाल लिया, लेकिन आप ये देखिए कि जगमोहन लाल एक एक इलाहाबाद के एक मैजिस्ट्रेट थे, उनकी वर्डिक्ट जी। उन्होंने नहीं सुनी, लेकिन 77 के मार्च महीने में जब जनमत उनके खिलाफ गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन दिनों के अंदर कई लोग ये मानते थे कि इंदिरा जी ये इलेक्शन कैंसिल करवा के फिर से करवाएगी। उनके बेटे ने इंसिस्ट भी किया था। और मुझे याद है वहां तक में बीडी जत्ती, जो उन दिनों के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थे और लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई थी डेथ हो गई। फरवरी में तो वो थे। तो जब उनको देवकांत बरुआ ने कहा कि तुम इलेक्शन कैंसिल नहीं करोगे, तो वो HR गोखले को पूछने के लिए भागे थे। HR गोखले उन दिनों में ग्रीन पार्क में रहते थे। तो जट्टी अपनी गाड़ी में बैठ के उनको कंसल्ट करने गए थे कि मैं ये इलेक्शन कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं। ये चीज़ें कहीं रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन मुझे पता थी और मैंने रिपोर्ट की थी। लेकिन ये बहुत दिनों के बाद में मैंने रिपोर्ट की थी। और जाहिर इंदिरा है। जी ने इस्तीफा दे अब इंदिरा जी ने इस्तीफा दे दिया जनमत का उसने। उसके बाद में देखिए कि 1980 से लगा के 84 तक में वो इस देश के लिए काम करती रही।
और अपनी जान तक उन्होंने कुर्बान कर दी, ये जानते हुए कि इसका ऑपरेशन ब्लू स्टार का अंजाम क्या होगा। अभी तक मुझे याद है कि 8 अगस्त 1984 के दिन मैं चंद्रशेखर जी के साथ में बैठ के सेंट्रल हॉल में बात कर रहा था, तो इंदिरा जी राज्यसभा से अपने चैम्बर की तरफ जा रही थी। उन्होंने चंद्रशेखर जी को देखा तो उन्होंने कहा, चंद्रशेखर कैसे हो आप? तो चंद्रशेखर ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उठ के वहाँ पे खड़े हो गए और इंदिरा जी के पास में पहुंचे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे पहुंच गया। और चंद्रशेखर जी ने इंदिरा जी से यही सवाल किया, मैडम मरने की इतनी जल्दी थी क्या? हाँ, अच्छा। हाँ, तो इंदिरा जी ने कहा कि चंद्रशेखर, इतिहास में अपनी जगह बनानी पड़ती है। चंद्रशेखर ने क्या मुड़ बात। के मुझे मेरी तरफ चंद्रशेखर ने मुड़ के मेरी तरफ कहा कि विजय, इस महिला ने मरने की ठान ली है अपना इतिहास में, और इतिहास में उनका नाम बना, वो उनका एसोसिएशन हुआ, इसीलिए आज आप लोग याद करते हैं कि देश के लिए उसने कुर्बानी दी। जी। उन्होंने भी इतिहास पढ़ा था। तो ये वाक्य है, जैसे आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके ऊपर आप गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन 77 में उन्होंने इलेक्शन भी तो करवा दिया। ये बात क्यों भूल जाते हैं हम? लेकिन हम ये इस बात को याद ही नहीं करते हैं। लेकिन मैं याद करके ये लिखता रहता हूँ कि इंदिरा जी ने एक गलत फहमी में अपनी इमरजेंसी लगाई थी। उनका ये ख्याल था, जो उन्होंने बताया भी बाद में, अप्रैल 77 के 3 तारीख को मैं उनके पास में गया हूँ, तो मेरे एडिटर चिमन भाई पटेल के साथ में, और मैंने पूछा कि मैडम, आपके पास में 1 साल था, 78 तक आप एक्सटेंड कर चुकी थी, तो इतना जल्दी इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने मेरे सामने देखते हुए कहा, तुम जर्नलिस्ट हमेशा उल्टा ही देखते हो, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैंने 1 साल पहले ही इमरजेंसी हटा के डेमोक्रेसी को वापस किया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वो जो हलचल भरे। जी। जी मैं ये पूछ रहा था कि इंदिरा जी के साथ साथ संजय गांधी भी जुड़े हुए थे, राजीव गांधी भी थे। इन लोगों का कोई रोल उस समय इंदिरा जी के राजनीतिक कार्यों में होता था या नहीं होता था? नहीं, इमरजेंसी के दिनों के अंदर संजय गांधी का उपयोग देवकांत बरुआ, बंसीलाल, रजनी पटेल, इन लोगों ने एज ए एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटसाइड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत से किया, क्योंकि सब लोगों को डर लगता था कि संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे हैं, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे हम तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए उनकी बात मान ली जाती थी, ना ही कि उनके पास में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी। और ये 3-4 लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात इंदिरा गांधी को अक्टूबर 76 में पता लग गई थी, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन करवा के इसका खत्म करने का कोशिश की। उनके जो सेक्रेटरी थे पीएन धर, उन्होंने किताब लिखी है, जी। किताब के अंदर उसकी हिंट्स मिलती है कि इंदिरा गांधी ये कोटरी से परेशान हो गई थी, कोटरी उनके लिए काम नहीं कर रही थी, कोटरी इस्तेमाल कर रही थी संजय गांधी का, इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की बात कही थी और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसके तहत में फैमिली के पास में प्राइम मिनिस्टरशिप परमानेंटली रखने की बात कही गई थी। लेकिन मुझे याद है, या पीएन धर ने जो बताया था, उनके मुताबिक इंदिरा गांधी कहीं 5 बजे बाहर जाने के लिए निकल रही थी, तो वहां पे बंसीलाल जी आ गए, डिफेंस मिनिस्टर थे उन दिनों के अंदर। उन्होंने इंदिरा गाड़ी के खिड़की के पास खड़े रह के, दरवाजे के पास में खड़े रह के इंदिरा जी को कहा, इंदिरा जी, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, आप कैसा चाहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवा के अप्रूव करवाना चाहेगी या लोकसभा से करवा ले? तो इंदिरा जी ने गाड़ी का दरवाजा खोलते बैठते बैठते ये पूछा, बंसीलाल जी, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खराबी है? और चल दी। अब क्या बात है। ये ऐसे वाक्य हैं कि जिनके बारे में लिखा भी जाए तो लोग मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन नहीं सर, ये आप गवाह हैं, इसलिए आप लिखेंगे तो लोग मानेंगे, क्योंकि आपकी ना ना ये साख पत्रकारिता में बहुत है। ना संतोष जी, इसके अंदर एक बात देखिए, मैं गुजराती अखबार में लिखूं उसका कोई मतलब नहीं है, और जब तक अंग्रेजी अखबार में ना लिखूं तब तक में उसकी पहचान नहीं होती। ये मेरी दिक्कत है।
जैसे कि आज भी 80 साल की उम्र में मैं गुजरात गार्डियन सूरत का पेपर है उसके लिए लिखता रहता हूँ। लोग पसंद करते हैं, मेरा एडिटर पसंद करता है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म में बीजेपी वाले बहुत परेशान हो जाते हैं उससे। लेकिन ये बीजेपी सब वाले क्यों अब क्योंकि बीजेपी वो वाले क्यों उनके खिलाफ परेशान नहीं होते जाते हैं? हैं। परेशान होते हैं इसलिए कि मैं लिखता हूं कि वो क्या गलत काम कर रहे हैं। जैसे टेक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो लोग मिसयूज कर रहे हैं अपनी गलत बातें आगे करने के लिए, सही बातें करने जी। के लिए नहीं कर रहे हैं। अब ये लिख देता हूं तो उनको परेशानी होगी होगी। तो विजय भाई, इसके बारे में हम 2 मिनट के बाद आएंगे। कुछ प्रधानमंत्री रह गए जिनमें जी जी। देवेगौड़ा जी, गुजराल साहब और खुद अटल जी, और बाद में मनमोहन सिंह और नरेंद्र भाई मोदी। इनके बारे में थोड़ा बताइए, आपके क्या अनुभव हैं, आपने ओके कैसे देखा इनको, कैसे रिपोर्ट किया? ओके। बताओ यार ब्रेक के बाद। नहीं नहीं नहीं, बताइए ना, आप बताते जाइए। देखिए मुझे, मैं सिर्फ वीपी सिंह से परेशान था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि इनकी जो ऑनेस्टी है वो इंस्टिंक्टिव नहीं थी, वो स्ट्रेटेजिक थी। तो जहाँ पे उनको, जैसे उनके इलेक्शन के इलाहाबाद के अंदर वो बाई इलेक्शन लड़े, तो बाई इलेक्शन में वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के घुमा करते थे, दूसरा कोई चलाता था। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने उनके लिए 60 गाड़ियां प्रेस की थी प्रचार के लिए। उन्होंने कभी ये पूछा नहीं कि आरिफ तुम कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो ये गाड़ियां। इस तरह के कई ऐसे किस्से थे। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, आपके रविवार में ही उनके फैमिली के बारे में आर्टिकल छपा हुआ था, राजीव शुक्ला जी ने लिखा था। वो फरमाइशी प्रोग्राम था, ये बात तय हो चुकी थी, दिखाई पड़ रही थी सामने। तो वो ये पोस्ट कर रहे थे कि उनसे ज्यादा ऑनेस्ट आदमी कोई नहीं है, पॉलिटिशियन कोई नहीं है। मैंने चंद्रशेखर जी से जाके ये अक्टूबर 86 में कहा था, ये बात है कि ये प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी हंस दिए, बोले तुम बिल्कुल पागल हो, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो। लेकिन राजीव गांधी ने जब जनवरी 87 में उनको हटाया, तब ये पता लगा कि ये बातें, मेरा जो अनुमान थे वो सही थे। और अप्रैल में जब बोफोर्स का केस आ गया, रिविलेशन आ गया और वीपी सिंह को हटाया गया, तब यह तय हुआ कि उनके जरिए ही ये बातें आई हुई थी। तो इस तरह के जो बातें हैं वो अनुमान है, उसका पुरावा प्रूफ कोई नहीं होता है, लेकिन आपको इंस्टिंक्टिवली ये लगता है कि ये हो चुका है। इसलिए मुझे वीपी सिंह कभी पसंद नहीं आया। चंद्रशेखर जी के बारे में मैं लिख नहीं सकता था, क्यों कि मेरे समझ जाने थे। देवेगौड़ा जी का जो लड़ाई हुई केसरी के साथ में, उसका बेसिस मैं जानता था। और इंदर गुजराल है, बहुत वो समझते थे कि आप मुझे ये गद्दी पे बिठाया गया है, मुझे प्रधानमंत्री कोई मानता नहीं है। मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहूँ, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन सत्ता उनके पास में नहीं थी, सत्ता सोनिया गांधी के पास ही थी। ऐसा हिंदुस्तान के राजनीति में कभी नहीं हुआ। 1946 के अंदर आचार्य कृपलानी ने नेहरू से पूछा था कि बड़ा कौन होगा, सुप्रीम कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर या पार्टी का प्रेसिडेंट। तो नेहरू ने उनको जवाब दिया था कि ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही विल बी अकाउंटेबल टू द पीपल, पार्टी प्रेसिडेंट विल नॉट बी अकाउंटेबल टू द पीपल। ये बात सोनिया गांधी की समझ में नहीं आई, सत्ता उन्होंने अपने पास रखी और मनमोहन सिंह को नॉमिनी बना के रखा। और उसके बाद में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना के उसकी सुपर कैबिनेट बना दी। तो अब मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि वो बड़े सिंसियर, बड़े ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया, सोशल डेवलपमेंट उनके ज़माने में जो हुई, वो मोबाइल फ़ोन की जो फीस थी वो कैंसिल कर दी। उन दिनों में श्यामल घोष कम्युनिकेशन सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो प्रणब मुखर्जी, जब
सुखराम जी ने बहुत ऊंची फीस लगा दी, तो मोबाइल फोन की कीमत फोन करने वाला 15 रुपए देता था और फोन रिसीव करने वाला 12 रुपए देता था, तो 3 मिनट के 27 रुपए लगते थे, तो उसका इस्तेमाल नहीं होता था। तो प्रणब मुखर्जी ने 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी को खत लिखा कि इसके बारे में फिर से विचार होना चाहिए, और प्रमोद महाजन ने श्यामल घोष को ये बात बताई। श्यामल घोष ने एक ही सवाल पूछा, आप इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट इनकम रखना चाहते हैं या सोशल डेवलपमेंट का इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं? प्रमोद महाजन ने कहा, ये मुझे जानकारी बहुत नजदीक से मिली है इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्रमोद महाजन ने कहा कि ये कैसे कह रहे हो तुम? तो उसने कहा कि अगर हम फीस कैंसिल कर देंगे तो फोन के भाव कम हो जाएंगे, तो गरीबों के हाथ में आ जाएगा फोन और इसका इस्तेमाल हो सकेगा। तब तक में टेलीफोन वेल्दी आदमी के घर का प्रतीक गिना जाता था, उसके वैभव का प्रतीक गिना जाता था, और बहुत कम टेलीफोन मिलते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जब फीस कैंसिल करके 12% रेवेन्यू में शेयर का हिस्सा बना दिया, ताकि गवर्नमेंट का नुकसान न हो, लेकिन अपने मोबाइल के भाव कम हो जाए, टेलीफोन के भाव कम हो जाए, इसलिए उन्होंने ये किया। उसके बाद में 6 साल के अंदर 400 मिलियन टेलीफोन कनेक्शंस हो गए, और मनमोहन सिंह के आते आते 1100 मिलियन टेलीफोन कनेक्शंस हो गए। और आज एक सब्जी वाले के पास में, रोड साइड के ऊपर खड़े रहने वाले ट्रेडर के पास में, रिक्शा वाले के पास में भी टेलीफोन आ गए हैं। और घर के अंदर काम करने वाली जो मेड्स आती है झारखंड से, बिहार से, बंगाल से, आसाम से, वो हर हफ्ते अपनी माँ बाप से मोबाइल टेलीफोन पे बात कर सकती है, उनको एश्योरेंस दिलवा सकती है कि मैं काम ठीक कर रही हूँ और मैं सही सलामत हूँ, मुझे कोई। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? ये देन अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट की है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज देखिए, जिस मुल्क में 110 करोड़ टेलीफोन है, वहां पे टेलीफोन कंपनियां नुकसान कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फीस लगा दी गई है, उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है। अब उसको सोशल डेवलपमेंट समझ के अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो बात अलग होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिक्स के ऊपर कम डिपेंडेंट है, वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। आप गुजरात से आते हैं विजय भाई, आप गुजरात से आते हैं, आप मोदी जी को पहले से जानते होंगे, अभी भी जानते हैं, उनका एक शॉर्ट एनालिसिस कीजिए ना। नहीं, नरेंद्र मोदी जी दूसरे किसी की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनके मन में जो विचार आते हैं उसी विचार को वो पकड़ के रखते हैं। गुजरात के अंदर जब चीफ मिनिस्टर थे 12 साल तक भी, तो उन्होंने अपने विरोधियों का तो विरोध किया ही किया, बात नहीं मानी, लेकिन अपनी पार्टी में भी जब विरोध उठता था उसको भी इग्नोर करते थे। उसी तरह से उनकी जो कामकाज है, कामकाज की रीत वो आज भी उन्होंने वही रखी हुई है। वो अपने विरोधियों की बात मानते नहीं है, उनको उतार के रखते हैं। जो उनके जैसे, टेक फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद में कैबिनेट बनाई, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों का स्तर, उनका पॉलिटिकल स्तर एकदम नीचे उतार के रखा। और प्रधानमंत्री की बैठक में जाने के पहले उन्होंने 49 अफसरों के साथ में बातचीत की, और 49 अफसरों को ये कहा कि तुम पॉलिटिक्स को झिझक के, पॉलिटिक्स की चिंता किए बगैर अपना काम किए जाओ, तुमको कहीं दिक्कत पड़ेगी तो मेरे पास में आ जाना। तो पॉलिटिकल लीडर्स की वक़्त को इस तरह से नीचे कर देना कहाँ तक लाजमी है? ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर हर आदमी चुन के आता है, 10 लाख वोट कम से कम पाता है, तो उसका भी स्टेटस तो वही है ना। लेकिन आज प्रधानमंत्री के पास में आप पहुंच नहीं सकते, उनके पास में पहुंचने के लिए आपको डिजिटल का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के पास में आपको कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं ले जाएगा कि आपको न्याय चाहिए, क्योंकि जैसे आप ले जाने की कोशिश करें, एक तो प्रधानमंत्री मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तब भी सबसे पहले सवाल पूछेगा, संतोष विजय संघवी से कितने पैसे लिए? तो आप हिम्मत करेंगे?
आप अगर ईमानदारी से भी ले जाना चाहे मुझे तो ले जा नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था जनतंत्र में कैसे चल सकती है? विजय भाई, अब मैं आखिरी हिस्से में आता हूं बातचीत के और उस सवाल को खड़ा करता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। जब टेलीविजन और अखबार लोगों की पहुंच से दूर हो जाएं और वो एक अलग तरह की पत्रकारिता करें जिसके बारे में आप अभी एनालाइज करेंगे हमको, तब आप सोशल मीडिया की आलोचना क्यों करते हैं जबकि वो सबको फिलहाल तो एक मौका दे रहा है अपनी बात कहने का। हर आदमी जो तकलीफ में है, परेशान है, वो एक वीडियो बना सकता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वीडियो बना सकता है, अपनी बात कह सकता है, ठीक है। उसका इस्तेमाल वो लोग भी करते हैं जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना चाहते हैं या एंटी पीपुल एजेंडा चलाना चाहते हैं, पर उसका इस्तेमाल वो लोग भी करते हैं, वो भी तो करते हैं ना जो परेशान है, जो इस समाज ना ये में आपकी जिनकी बात आवाज नहीं सुनी जाती। नहीं, ये आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन उसका जो स्प्रेड है वो बहुत लिमिटेड है, नंबर वन। और नंबर टू, इमरजेंसी के दिनों के अंदर मैं रोहतक जेल में जाया करता था वहाँ के लीडर्स को मिलने के लिए। हर 15 दिन के ऊपर पीलू मोदी के कुत्ते ले जाया करता था। और वहाँ पे जाने के बाद में मुझे पता चला कि हम पत्रकारों को दिल्ली में जितना पता है उससे ज्यादा जेल में बैठे हुए नेताओं को पता है। तो मैंने आडवाणी जी से पूछा था, तो आडवाणी जी ने कहा कि विजय तुम मास मीडिया के ऊपर, मीडिया ऑफ मास के ऊपर डिपेंड है। बोला ये मतलब क्या? बोले जो रूमर चलती है, अफवाहें चलती है, बातें चलती है, तो जेल में आने वाला हर कैदी वो सारी कहानियां लेके आता है। वो कहानियां सुनने के बाद में उसमें से ग्रेन ऑफ ट्रूथ हम अलग करके बाकी की सब चीजें छोड़ देते हैं, तो हमको पता लगता है कि कहाँ पे क्या हुआ। तो ये जो मास मीडिया ऑफ मासेस है उसका जिक्र ऐसे लोगों तक पहुंच जाती है ये बातें कि जो एनालिसिस नहीं कर सकते, जैसे कि पॉलिटिकल नेता जो रोहतक जेल में बैठ के कर सकते थे वैसा एनालिसिस नहीं कर, तो उसका जो सिग्निफिकेंस है उनकी समझ में नहीं आता है। अखबारों के अंदर भी उसका सिग्निफिकेंस बाहर नहीं आता है। तो लोग समझे कैसे कि मुझे अन्याय हुआ, तो व्यक्तिगत अन्याय बन जाता है, वो सिस्टम का अन्याय नहीं बनता है। विजय जी, वो आपके व्यक्ति गांधीनगर जी 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 पूरा कीजिए जी नहीं, तो ये बात। लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया जरूरी इसलिए बनता है, इसीलिए उसको फोर्थ एस्टेट कहा जाता था। विजय जी, आप गुजरात से ही हैं, आप अहमदाबाद में रहे हैं, गांधीनगर से आडवाणी जी बहुत सालों तक सांसद रहे। आडवाणी जी राजनीति से डेल कैसे कैसे हो गए? नहीं, ऐसा है कि आडवाणी जी के पास में कोई जगह नहीं थी, वो सिंध के हैं, तो उनका अपना हिंदुस्तान में वतन तो है ही नहीं, तो उन्होंने कच्छ को सबसे पहले वतन बना लिया था। कच्छ से राज्यसभा के मेंबर बन के आए थे और उसके बाद में शिफ्ट करके गांधीनगर पहुंच गए। और नरेंद्र मोदी को ऊपर लाने वाले आडवाणी जी हैं, लेकिन उनके बाद में जब प्रधानमंत्री बने तो आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच में डिफरेंसेस हो गए। और एक बात है संतोष जी की मैं ये बता दूं कि मैं गुजराती ज़रूर हूं, लेकिन मेरा एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ है। मैं बड़ा हुआ हूं महाराष्ट्र के अकोला जिले में। मुझे गुजरात के बारे में मेरी माँ बताती थी, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और मेरी माँ गुजराती नहीं थी, काठियावाड़ी थी। 1956 तक काठियावाड़ और गुजरात दोनों अलग अलग जगह थी। दोनों की भाषा अलग थी, उनके एटीट्यूड अलग थे। और काठियावाड़ के लोग बंबई में आके व्यापार करने लगे थे, काठियावाड़ के लोगों ने ही सूरत बनाया था। गुजराती इस तरह का रिस्क नहीं लेते जैसे काठियावाड़ी लेते हैं। विजय जी, एक एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में आपको लेकर के और है कि आप जिस समय ये सारी पत्रकारिता कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं प्योर पॉलिटिकल जर्नलिज्म, क्योंकि आपका
जर्नलिज्म के सब्जेक्ट में 80% राजनीतिक स्कूप या राजनीतिक रिपोर्ट्स रही हैं। अगर जब आप ये कर रहे थे उस समय बाकी पत्रकार क्या लिख रहे थे? कौन-कौन से नहीं, जर्नलिस्ट बाकी आपको पत्र याद हैं आपके साथ के, जो कौन-कौन से ऐसे पत्रकार आपको याद हैं आपके साथ के, जो लिख रहे थे और जिनका असर सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा था? नहीं, उन दिनों के अंदर मेरे साथ में मिस्टर इंदर मल्होत्रा थे, सुदर्शन भाटिया थे, के कटियाल थे, एम के धर थे, गणेश शुक्ला थे, उसके बाद में गिरीश माथुर, उनियाल, टीवीआर शेनॉय, ये ये लोगों में मैं सबसे छोटा था उम्र में, लेकिन ये लोग मेरी बात सब सुनते थे क्योंकि मेरा एनालिसिस सुनने के लिए तैयार रहते थे। तो हम वर्किंग कमेटी के बाहर खड़े रहते थे तो वो सब आके मुझसे पूछते थे कि तेरा क्या ख्याल है। जब हम फरीदाबाद स्टेशन से बाहर आ रहे थे, मुझे याद है अप्रैल 1969 में, तो मेरे पास में तो गाड़ी नहीं थी उन दिनों के अंदर, तो मैं गिरीश माथुर की गाड़ी में आ रहा था। तो मैंने उनको कहा कि अब इंदिरा गांधी जल्दी कांग्रेस पार्टी का विभाजन करवाएगी, तो उन्होंने माना नहीं मेरी बात। लेकिन 3 दिन के बाद में आके कहा कि तुमने ये कहा कैसे, क्या बेसिस है तुम्हारा। तो ये बड़े पत्रकार थे, वो भी पूछने के लिए आ जाया करते थे। रंगाराजन जैसे, रंगाराजन यूएनआई के थे, कामराज जी के बहुत ही नजदीक थे, लेकिन वो रोज शाम को मुझे फोन करके पूछते थे कि विजय तेरे पास में कोई नई चीज है क्या। तो ये उन दिनों के अंदर कोई ये नहीं समझता था कि मैं गुजराती पत्रकार हूँ या गुजराती पत्र के लिए काम करता हूँ। वो माहौल अब आज की विजय भाई, तारीख में आपको नहीं दिखाई पड़ता। नहीं मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। विजय भाई, आज का जो जर्नलिज्म है और आपने जो जर्नलिज्म किया या आपने जिनके नाम लिए, चाहे वो भाटिया साहब के नाम हो या गिरीश माथुर साहब के नाम हो, जो भी नाम आपने लिए, कटियाल कटियाल साहब का नाम हो, नियाल साहब का नाम हो, ये इन सबके साथ जो आपने जर्नलिज्म का एक 3 दशक या 2 दशक गुजारे, आज जो पत्रकारिता हो रही है, इस पत्रकारिता को देखकर आपके मन के ऊपर क्या असर पड़ता है? नहीं, आज की पत्रकारिता के अंदर पत्रकारों से ज्यादा उनके मालिक लोगों का काम चल रहा है। मालिक लोग नहीं चाहते हैं कि उन किसी पॉलिटिशियन को या पॉलिटिकल अथॉरिटी को वो डिस्टर्ब करे, इसलिए वो जो लिखना होता है, और दूसरा उनका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ध्यान बहुत रहता है, इसलिए पत्रकारों को काम ही नहीं करने देते हैं। और पत्रकारों को जब काम नहीं करने दिया जाता, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरी बहन नवभारत टाइम्स के अंदर कई 28 सालों तक काम करती रही। आज की पत्रकारिता में उसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आप और हम संतोष जो देखते थे उसमें जो सच्चाई थी उसकी परख करने के बाद में लिखते थे, जो लिख देते थे उसको मालिक कभी रोकने की कोशिश नहीं करता था। आज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बिल्कुल तो नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं। पत्रकारिता के ऊपर जो मालिक लोग हावी हो गए हैं या पैसा हावी हो गया है, उसके तहत में ये पत्रकारिता काम नहीं कर सकती। अब पत्रकार कितना अच्छा है या बुरा है उसके लिखान के ऊपर नहीं, उसके कमिटमेंट के ऊपर होता है। और ऐसे कमिटमेंट वाले लोग भी कम हो गए, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि आप कंफर्ट, लाइफ के कंफर्ट से मुक्त हो जाए या विरक्त रहे। you will be deprived of those kind of comforts. जी, बिल्कुल। लेकिन विजय जी, इसका एक हिस्सा आपने छोड़ दिया। आज की पत्रकारिता जब हम कहते हैं तो 2 तरह की पत्रकारिता है। एक तो इन कुछ नाम है हमारे सामने, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, टेलीग्राफ है, मलयालम मनोरमा है, ऐसे कुछ अखबार हैं हमारे सामने। मैं जानना ये चाहता हूँ कि टेलीविजन जिस तरह का जर्नलिज्म कर रहा है, वो जर्नलिज्म प्रिंट के ऊपर हावी हो रहा है और लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है। कोई भी मेन इशू टेलीविजन पे नहीं आता और अब तो हालत ये हो गई कि टेलीविजन टेलीविजन के जो डिफरेंट एंकर्स हैं, वो आपस में गाली गलौज तक कर रहे हैं, एक दूसरे की रिपोर्ट्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं
और अपना वर्ल्ड एजेंडा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो वो सही सोचते हैं, बजाय इसके कि वो उसको वेरीफाई करके कहें, वो इसको करते हैं। और टेलीविजन पे जिस तरह हर घंटे एक खबर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, क्योंकि वो इतना झूठ बोलते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने उसके पहले क्या झूठ बोला है। इस स्थिति ने हिंदुस्तान के पाठकों को या हिंदुस्तान की जनता को एक तरह से दिग्भ्रमित कर रखा है, दिशाहीन कर रखा है, एक ऐसी सिचुएशन में डाल रखा है जो अटर कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि सच है क्या, सच कहीं है भी या नहीं, हम किसके ऊपर भरोसा करें। मैं इसके ऊपर आपका कमेंट चाहता हूँ। नहीं नहीं, आजकल जो टेलीविजन है, पहले टेलीविजन होता था उसके ऊपर वो न्यूज न्यूज चैनल हुआ करती थी, अब व्यूज चैनल हो गई है। जैसे आपने कहा कि एंकर्स लोग लड़ने लगे, अब वो मालिकों का भी इसमें हक नहीं है। जो एंकर है उसका जो व्यू है वही वो प्रेजेंट करते हैं। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि आजकल मास मीडिया का भी, मीडिया ऑफ मासेस का भी एनालिसिस करने की कोई संभावना रह गई नहीं है। ऐसे नेता नहीं है, और वो अगर होगा भी तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। तो इसके अंदर एक्चुअली सिचुएशन इज सच दैट people are ignorant of the facts and developments precisely because of that. तो गवर्नमेंट जो क्लेम करती है वो क्लेम को आपको मान लेना पड़ता है, क्योंकि उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला, उसकी एक सच्चाई को बताने वाला कोई बाकी नहीं बचा है। तो अब जो जैसे, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, बाकी की जगहों पे भी उसी तरह का हो रहा है। ये हम देख रहे हैं, हर जगह के ऊपर ये इसी तरह का हो रहा है। दूसरी विजय जी, बात है, और दूसरी सोशल, जी 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 जी, और जो सोशल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है उसके बाद में लोगों को अखबारों की जरूरत महसूस नहीं हो रही। इसीलिए सोशल मीडिया का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट, कि उसमें सच्चाई आए। ये इसके लिए मैं आग्रही इसलिए हूँ कि लोगों की डिपेंडेंस ऑन सोशल मीडिया बहुत बढ़ गई है। विजय भाई, हमारे यहाँ एक स्टार जर्नलिस्ट आए थे, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हाँ, एक समय जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत बढ़ गया था और चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जुडिशियल एक्टिविज्म का विरोध किया था। वो ये कह रहे हैं कि उस स्थिति, आज जो स्थिति है उसमें मीडिया एक्टिविज्म बहुत बढ़ गया है। इसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है? नहीं, इसको रोकने की कोशिश करने करने से भी नहीं होगा। दूसरा क्यों, एक पहली बात यह है कि चंद्रशेखर के जमाने में जब उन्होंने खड़े होकर कहा था लोकसभा के अंदर, वो मुझे याद है अभी तक में, ओपी सिंह साहब के बारे में, क्योंकि हमको कल्पना चाय का केस था और हमको पता था कि जो मैजिस्ट्रेट अपने पॉलिटिशियन की टीका कर रहे हैं वो कहाँ तक में साफ दिल के है, इसलिए वो बात आगे नहीं बढ़ी, किसी ने उनको चैलेंज नहीं किया। लेकिन आज चीफ जस्टिस भी अगर भारत सरकार की फेवर कर रही है, ये दिखाई पड़े, लोगों का रीडिंग ऐसा हो, ऐसा है, सीता के बारे में कहा जाता था कि वो नहीं, जूलियट के या रोम के इसने, नीरो ने कहा था, यू शुड नॉट बी ओनली क्लीन बट यू शुड बी अपियर टू बी क्लीन इन द आईज ऑफ द पीपल। तो जब तक में अगर एक भी आदमी ये मानेगा कि सीता स्वच्छ नहीं है, पवित्र नहीं है, तो उसको जंगल में जाना ही पड़ेगा। और राम जैसे विजय आदमी जी, ने भी सीता को जंगल में भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, आखिरी सवाल। आप आने वाले, और ये मैं हर स्टार जर्नलिस्ट से पूछता हूँ, क्योंकि वो अपना ज्ञान जो आने वाली पीढ़ी है उसको देने की कोशिश करता है या उसे सावधान करने की कोशिश करता है। मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं, पत्रकारिता में नए लड़कों को आना चाहिए? आना चाहिए तो उन्हें क्या नहीं नहीं, सावधानी रखनी चाहिए और उन्हें क्या जज्बा नहीं नहीं, रखना चाहिए? नहीं आना चाहिए, और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल इवेंट्स है, इसके मतलब क्या है। जैसे लोगों के बीच में और आपके बीच में फर्क इतना ही है, लोग ये समझ नहीं पाते हैं और आपको ये एंटिसिपेट करना पड़ता है कि कल क्या होगा। उसी को पत्रकार कहेंगे कि जो मैं लिख रहा हूँ इसकी असर क्या होगी। भी अल्टीमेटली
महात्मा गांधी कह चुके थे कि जो आप वाक्य कह रहे हैं आपके दिमाग में जो मीनिंग होगा वो मीनिंग नहीं होता है, सुनने वाले ने जो मीनिंग निकाला वही मीनिंग होता है। तो आप जो लिख रहे हैं उसका मीनिंग लोग कैसे निकालेंगे, ये समझ के बगैर अगर आप लिख रहे हैं और आपकी समझ यही दुनिया की समझ ये मान के चल रहे हैं, तो वो जर्नलिज्म नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज का प्रोग्राम हम खत्म करने की इजाजत आपसे चाहते हैं। आप ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिसने आउट एंड आउट अगर कहें पॉलिटिकल जर्नलिज्म किया, और जिस चीज को आपने किया उसे बहुतों ने नहीं किया। मैं एक बार आपको तकलीफ दूंगा दोबारा एक प्रोग्राम में जिसमें 16 प्रधानमंत्रियों के साथ के आपके एनकाउंटर्स, उनके साथ के आपके एक्सपीरियंसेस, उनको हम इसलिए शेयर करना चाहेंगे क्योंकि वो देश के लोगों को, पत्रकारों को ही नहीं, देश के सभी सोचने समझने वाले लोगों को नई जानकारी देंगे, नई हिम्मत देंगे, नई दिशा देंगे। क्योंकि जैसे आपने अभी चंद्रशेखर जी का जिक्र किया, इंदिरा जी का जिक्र किया, ये ऐसे जिक्र हैं। अभी बैंक नेशनलाइजेशन के ऊपर आपसे बात होनी थी, हम इसको एक दूसरे प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे, तकलीफ देंगे, बात करेंगे। पर आप हमारे बीच में हैं, आप हिम्मत के साथ लिख रहे हैं, और जो चीज लोगों के सामने आनी चाहिए उसे कैसे लाएं, उसे हम सब लोग मिलके, जिसका आपने जिक्र किया, एक दुख व्यक्त किया कि अगर अंग्रेजी में न हो तो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने साइट्स चला रहे हैं, पैरेलल साइट्स हैं, और जिनको लोग देखते हैं मतलब डिसीजन मेकर्स देखते हैं। आप हमारे साथ आए, आप हमारे साथ 47वें या 48वें स्टार जर्नलिस्ट हैं। सोचिए, इस देश के एक कैटेगरी के सारे पत्रकार आपके इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, ये छोटी चीज नहीं है। इसलिए यहां पर कहने का मतलब है कि आप किसी न किसी डिसीजन मेकर के कान में अपनी बात कह रहे हैं जो आप सही समझते हैं। तो हम लोग दोबारा मिलेंगे विजय भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास अनुभवों का खजाना है, पूंजी है, जो लोगों के सामने आनी चाहिए, और आपने आज जितना समय दिया उसके लिए क्या कहूँ, सो मेनी थैंक्स, बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद। आपका आभार, आपका आभार कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बातें कहने का। नहीं, मेरा आभार नहीं, आप हैं, आपने स्वीकार किया कहने का, ये मेरा सौभाग्य है। नमस्कार। ओके।